बिहार का नया मांझी कौन होगा और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है मनोहर मनोज, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ साथ शिवपूजन झा, संपादक हैं जी पूर्वैया के हमारे साथ, और हमारे चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं, संपादक जी संगम। हम इस पर चर्चा को आगे अगर बढ़ाएं तो वासिन जी, जो परिस्थितियां बिहार में बनी है राजनीतिक, इसमें अब आगे की अगर देखें, बीजेपी ने कहा कि वेट एंड वॉच करेंगे, तो आगे की स्थितियां आप सीधे तौर पर नीतीश कुमार की देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेते हुए जो परिस्थिति बनेगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, वो जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, इन सब की आप कैसी देखते हैं? अजीत, सबसे बड़ी बात जो अभी दिखाई दे रही है बिहार की राजनीति में कि गवर्नर के सामने शक्ति परीक्षण कराने के अलावा, फ्लोर टेस्ट कराने के अलावा और कोई ऑप्शन अब बचता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से जीतन राम मांझी अड़े हुए हैं कि उनकी सरकार को बहुमत हासिल है और एक के बाद एक रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं राजभवन में, मंत्रियों को हटाने के लिए नए नए वायदे किए जा रहे हैं उनके खेमे की तरफ से कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का जो विधानमंडल दल की बैठक हुई है उसमें उनको नेता चुन लिया गया है और इसका मतलब कि अब वो जो मुख्यमंत्री पद के वो सशक्त दावेदार है। तो इसका फैसला तो फ्लोर पर ही करना पड़ेगा कि जो मौजूदा सरकार के मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उनके पास विधायकों का समर्थन है कि नहीं, उनके दल का समर्थन है कि नहीं। तो अब इसके लिए राज्यपाल जब भी पटना पहुंचेंगे और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद जो जितनी मेरी समझ है राजनीतिक या संवैधानिक, उससे मुझे लग रहा है कि राज्यपाल एक निर्देश जारी करेंगे विधानसभा अध्यक्ष को कि इस मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार बहुमत में है कि अल्पमत में है, इसके लिए एक फ्लोर टेस्ट कराया जाए, एक शक्ति परीक्षण सदन के अंदर कराया जाए। और अगर जीतन राम मांझी की सरकार उस बहुमत की जो मतदान होंगे उसमें अगर पास हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी के सारे जो उसके बाद के रिकमेंडेशन होंगे उसको मानना राज्यपाल की बाध्यता होगी। और अगर जीतन राम मांझी की सरकार को बहुमत नहीं हासिल होता है तो उस स्थिति में राज्यपाल को जो दूसरे दावेदार हैं नीतीश कुमार, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। जी, ऐसी स्थिति में तो नीतीश कुमार के पास संख्या बल है, जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और आरजेडी, कांग्रेस, इन सब का बयान भी है। मनोहर मनोज जी, आपको क्या लगता है कि बिहार में अब आगे की राजनीति जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस और जो एक दो दल हैं, इन सब के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी, तो नीतीश कुमार अपनी पहले की जो छवि है वो बरकरार रख पाएंगे आगे? ये बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है अगर नीतीश कुमार के नजरिए से देखा जाए। देखिए, पहले तो 17-18 साल के साझेदार एनडीए को त्यागना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रश्न पर, और फिर जो है चुनाव में केंद्र सरकार के लोकसभा के चुनाव में हार को अपने मैंडेट से जोड़ करके इस्तीफा दे देना, और फिर उसके बाद में बिल्कुल अपनी निजी पसंद के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, और वह मुख्यमंत्री पार्टी लाइन से, नीतीश की लाइन से अलग हट करके जिस तरीके से तमाम बयानबाजियों में, दलित पॉलिटिक्स में और कई तरीके से बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियां नीतीश के लिए और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए उत्पन्न कर चुके थे। और ऐसे में नीतीश का दोबारा उस महाविलय के मुलायम सिंह यादव के कथित सलाह पर मुख्यमंत्री पद की तरफ फिर से तरफ जाना, मुझे लगता है नीतीश कुमार के एक लंबे बेदाग राजनीतिक करियर पर एक बड़ा ही कई तरीके के सवालिया निशान के साथ उपस्थित हुआ है। अब देखिए, नवंबर में चुनाव आसन्न है बिहार के, और इस बीच के दरमियान करीब 7-8 महीने का जो टाइम बचेगा, अब उसमें नीतीश कुमार पहले तो नेतृत्व के प्रश्न को कैसे सुलटाते हैं, और 7-8 महीने में जो नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार को जंगल राज से निकाल करके एक सुशासन की तरफ लाने का, और ऐसे में उनके पास जब साझेदार नहीं है, अकेले हैं, और वो पुराने साझेदार आरजेडी के साथ विलय करने की तैयारी में है, उसका सपोर्ट भी लेने जा रहे हैं, पुराने तो एक तरह से नीतीश का एसिड टेस्ट होगा। जो सरकार बिहार की जो पटरी से अलग उतर गई है, तमाम तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं कि वो पहले वाली हाल नहीं है, उसे सही पे लाना और राजनीतिक फैसलों के प्रति एक तरह से न्याय दिखाना कि उनके फैसले सही थे। कई लोग ये मानते हैं कि नीतीश का जो पूरा मिजाज है, जो उनकी शैली है, वो आरजेडी जैसे धड़े के साथ मेल नहीं खाती है, ये अलग तरह की राजनीति करते हैं।
फिर से राजनीतिक संगठन के हिसाब से उनके साथ जाना, गवर्नेंस के हिसाब से अपनी छवि को बरकरार रखना और फिर बीजेपी के बढ़ते ताकत का जो है अगले चुनाव में मुकाबला करना, एक तरह से चौराहे पर घिरे हुए नीतीश कुमार नजर आते हैं। लेकिन अगले 2-3 दिनों में क्या वहां की राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियां बदलेंगी? राज्यपाल के पाले में सारा खेल है, लेकिन केंद्र सरकार क्या निर्देश देता है राज्यपाल वो भी तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। और बाकी बासिंदर जी ने वॉच की स्थिति में है बीजेपी, और जो दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां वासिन जी ने जो कहा उसके आधार पर बीजेपी इस तरह के फैसले ले रही है। इससे नीतीश का रास्ता और ज्यादा साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में शिवपूजन, आप ये बताइए शिवपूजन जी की वहां आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की राजनीति कितनी परवान चढ़ पाई है इन सारे घटनाक्रमों के पीछे से? लोकसभा चुनाव के पहले एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में थे और कोशिश थे, इस कवायद में जुटे हुए थे कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए। बीच में ही उनके नीतीश कुमार जो धुर विरोधी उस वक्त माने जाते थे, उन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी और लालू प्रसाद यादव को सड़क पर उतरना था। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनको ही हैज बीन पेड बैक इन द सेम कॉइन। अभी जो स्थिति हो रही है जदयू में टूट के कगार पर है। जीतन राम मांझी जी बार बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि दलित और महादलित को अब एक हो जाना चाहिए। ये कुल 22% है और अगर ये एकजुट हो जाए तो अगला मुख्यमंत्री भी कोई दलित या महादलित ही होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग की बात जब नीतीश कुमार किया करते थे और जिसके दम पर उन्होंने 15 साल तक सत्ता में काबिज लालू प्रसाद यादव को जो है उस सीएम की कुर्सी से हटाया था, उसके बाद अब एक स्थिति अजीब सी उभरी है जहां पर कि ये महादलित दलित का कॉम्बिनेशन वोट भी इनके पाले से छिटकता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप में ये सही है कहना कि इनके लिए बहुत बड़ा एसिड टेस्ट है और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड पे नीतीश कुमार कितना परफॉर्म कर पाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी, अति पिछड़ा और महादलित का जो एक विभाजन किया था नीतीश ने खुद अपनी सहूलियत के लिए वासिन जी, अब उसमें जीतन राम मांझी ने हालिया दिनों में जिस तरह से सेंध लगाई है या जितना कुछ भी वो बना पाए हैं या कहें कि तोड़ पाए हैं, जो लोग कई लोग विश्लेषक ये कहते हैं कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद से उनकी तुलना करने लगते हैं, तो वो जो एक गैप आ गया है वो गैप कितना मुश्किल होगा इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए, और क्या इसीलिए वो फिर से सुशासन की बात कहते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे उसमें वो सोशल इंजीनियरिंग शब्द बोलते हुए उन्होंने उसे हटाया और परे किया और कहा कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सुशासन हमारा एजेंडा रहा। तो क्या उसी को पटरी पर लाने की कवायद के तौर पर वो देख रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कह रहे हैं? अजीत, नीतीश कुमार बहुत ही समझदार और वेल कैलकुलेटेड मीनिंगफुल पॉलिटिक्स करते रहे हैं जी, और ये मानना पड़ेगा कि शायद नीतीश कुमार को इस कड़वी सच्चाई का ज्ञान हो गया है कि अब सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला रहा है उस देश के जनमानस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका सीधा परिणाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है, जब सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले की बात करके मायावती एक बार सत्ता में आई थी और दोबारा भी वो चाह रही थी कि सोशल इंजीनियरिंग का ही फार्मूला लगा के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता जाए, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो राजनीतिक वातावरण है और जो जातीय समीकरण है कमोबेश एक ही तरह का है, और जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में और फिर लोकसभा के चुनाव में इस सामाजिक समीकरण के फार्मूले को सिरे से खारिज किया है। अगर जनता ने देश की खारिज नहीं किया होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। उनके पार्टी के विधायक जो सामाजिक समीकरण और जातीय संतुलन के आधार पर उम्मीदवार बनाए गए थे वे अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो बिहार के नेताओं को भी इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने आज जब विधानमंडल दल के नेता चुने गए दोबारा तो उन्होंने सुशासन की बात की है। अब देश का जनमानस गवर्नेंस चाहता है, देश का जनमानस डेवलपमेंट चाहता है। देश का जनमानस सिर्फ सब्ज बाग दिखा के, सपने दिखा के, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके वोट लेने वालों को शायद तरजीह देने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता तो 7 महीने के अंदर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के पसीने छूटते दिखाई दिए हैं, जबकि वही बीजेपी 7 महीने पहले लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी दिल्ली में। तो अब इशू डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, पॉजिटिव इशूज है, और जो लोग जातीय समीकरण बैठा के सोच रहे हैं कि बिहार की राजनीति कर लेंगे, मुझे नहीं लगता
लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर किसी दल को बहुत कामयाबी मिलने वाली है, तो इसीलिए वो सुशासन की बात लगातार अब कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। मनोहर जी, ये बताइए, एक दिलचस्प सवाल था जो फिर दूसरा मोड़ ले लिया इसने कि लालू प्रसाद की बात जो हमने की थी वो इस पर्सपेक्ट में भी की थी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, इन दोनों में से आगे कौन बिहार में, ये सवाल लगातार चलता आया है। और शायद इसीलिए ये कहा जा रहा था, ये भी माना जा रहा था कि अभी जो जीतन राम मांझी एक उभार पर थे, उसके पीछे शुरुआत में लालू प्रसाद यादव कहा था, बाद में जब बीजेपी ने उन्हें ट्रैप कर लिया, बीजेपी हवा पानी देने लगी, तो फिर लालू प्रसाद पीछे खिसक लिए। लेकिन इन सब के बीच में अब आगे क्या होगा? नीतीश कुमार अगर अगले विधानसभा चुनाव तक रहते हैं वहां सीएम, लालू प्रसाद की भूमिका क्या रह जाएगी, उनकी राजनीति क्या रह जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे जैसा लालू यादव की पार्टी का बयान आया है, लालू यादव के ही बकौल, कि जो यूनाइटेड का जो फैसला होगा उसके साथ चलने के लिए लालू यादव और उनकी पार्टी बाध्य होगी। और जहां आपने पहले कहा कि जीतन राम मांझी के उभार में पहले लालू यादव का योगदान था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो एक नीतीश के मैन थे और नीतीश की दुहाई देकर के ही काम कर रहे थे। और जब उन्होंने यह पहले शुरू में बयान दिया कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा जब अगर सबके गठबंधन होंगे, तो आरजेडी को अच्छा नहीं लगा था और आरजेडी ने कहा था कि नहीं, ये सब बाद में तय होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के रामविलास पासवान, शाहनवाज हुसैन और बीजेपी के कैबिनेट और मंत्रियों की जिस तरीके से तारीफें कर रहे थे जीतन राम मांझी, उससे ये साफ हो गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी फ्यूचर की कोई डीलिंग हो रही है। और जनता दल यूनाइटेड में ये तमाम इस तरीके के मैसेज जा रहे थे, लेकिन नीतीश जी को ये लगता था कि अगर हम अपने ही कैंडिडेट को जल्दी ही बैकआउट करेंगे तो मैं बड़ा हल्का हो जाऊंगा। ये सब तो बात एक तरह से सवाल लालू और नीतीश का है। नहीं, जहां तक लालू का सवाल है तो फिलहाल मुझे लगता है कि वो नीतीश के साथ जाएंगे। हो सकता है पार्टी के महाविलय में जो है कुछ अड़चने आए, लेकिन नेतृत्व को लेकर के लालू जो है नीतीश के लिए ज्यादा बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी का बढ़ना लालू यादव के पार्टी के भी वोट बैंक पर असर डालने वाला था। जी। और जहां तक अभी बाशिंदर जी ने दिल्ली वाली बात कही, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसलों में, राजनीतिक फैसले में दिल्ली का चुनाव बड़ा ही अहम रोल अदा करेगा। लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है केवल आइडियोलॉजी, केवल गवर्नेंस और केवल स्लोगन से नहीं निर्धारित होती हैं। सामाजिक जो ताकतें हैं उसका आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर आपका वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तमाम गवर्नेंस के एजेंडे थे नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन उनकी चाय का जुमला, चाय के वाले के बेटे का जुमला या पिछड़ा नेतृत्व होना, ये कहीं न कहीं मददगार साबित हुआ था। लेकिन दिल्ली में आपका यदि उभार होता है तो बीजेपी ने तो अपने को सुशासन का प्रतीक बताया था और उन्हें अराजकता का प्रतीक बताया था। तो डेमोक्रेसी में तमाम तरह की घटनाएं, प्रतिघटनाएं चलती रहती हैं, इन आउट होता रहता है, कम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी भी चलता रहता है और एक तरह से जो है सबको अलग अलग तरीके से मौका मिलता है। जी, अब देखना है कि अगले 2-3 दिनों में किसको क्या मौका मिलता है। अगले 2-3 दिनों में शिवपूजन जी, जीतन राम मांझी को किस तरह का और क्या मौका मिलता है? देखिए, जीतन राम मांझी फिलहाल तो दिल्ली चले गए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनकी मुलाकात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हो सकती है। ये भी बताया, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि शायद थोड़ी देर पहले फोन पर उनकी अमित शाह जी से बात भी हुई है। अब क्या निर्देश मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है, ये अभी वक्त के गर्भ में है, कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि कहीं न कहीं वो भी आत्मविश्वास से लबरेज है। वो जान रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने में बहुत देरी है और अभी भी पत्ते जीतन राम मांझी जी के ही हाथ में हैं। जी, वासिन जी, आपको अब अगर बिहार की पॉलिटिक्स पर रैपअप करने के लिए कहें कि अभी जो तत्काल घटनाक्रम हुआ है वो सीधे सीधे अब आगे आने वाले 2-3 दिनों में क्या इशारा कर रहा है? अजीत, मुझे लगता है कि इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल में बिहार के नीतीश कुमार पॉलिटिकली ज्यादा फायदे में रहेंगे आने वाले समय में। अगर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है तो उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा उनको होगा अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित रह जाते हैं। और नीतीश को भी पता है कि 5 से 6 महीने बाद ही चुनाव होना है, तो वे इस 5-6 महीने का जो वक्त होगा उसको वो अपने पक्ष में सिंपैथी जुटाने में लगाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में लगाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने किस तरह से साजिश करके उनकी चुनी हुई सरकार को गिराया और जब विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में था तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जाने दिया।